ओके बच्चों, तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन। जानते तो होंगे फ्रिक्शन करता क्या है। अगर दो सरफेसेस हों आपस में, जैसे ये है, अगर ये हाथ इसके ऊपर स्लाइड करना चाहता है, ठीक है ना, तो इस पर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। इस पर भी फ्रिक्शन लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, हमेशा एक पेयर के बीच में लगता है, पेयर ऑफ सरफेसेस। कोई भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो, जैसे मेरा हाथ यहाँ ऐसे बोर्ड पे है, अगर ये स्लाइड करना चाहता है तो मेरे हाथ में फ्रिक्शन लगेगा, इस बोर्ड पे भी लगेगा। ठीक है, तो कभी भी फ्रिक्शन लगता है बिटवीन टू सरफेसेस। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रिलेटिव मोशन को रोकना। ठीक है ना, मेरा हाथ अगर चल रहा है तो बोर्ड के रिलेटिवली क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव पोजीशन में जो चेंजेज आ रहा है उसको रोकना चाहता है कि ये हाथ और बोर्ड दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहे? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। ये नहीं बोल रहा हूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्या बोल रहा है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहे? रेस्ट में। जैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलना चालू करेगा ना, तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे पे क्या लगाएगा भाई? फोर्स लगाएगा। तो ये रिलेटिव मोशन को रोकता है। क्लियर? तो ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, इट इज property of two surfaces in contact to oppose relative motion। इसका काम है रिलेटिव मोशन को रोकना। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, इसका कारण समझते हैं, कॉज, या फिर क्या समझते हैं? ओरिजिन। ठीक है, इसका कारण जो है, एक तो ओल्ड कंसेप्ट है। ठीक है, ओल्ड कंसेप्ट ये है कि जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में आप देखते हैं, जो आपको दिखता है इस तरीके का, ये एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या थोड़ा छोटे स्तर पे चेक करें तो आपको दिखेगा ये सरफेसेस इरेगुलर होते हैं, इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, और ये इस प्रकार से होगा। तो होता क्या है कि ये दोनों सरफेसेस में जो क्रस्ट और ट्रफ्स बने हैं, ठीक है ना, इस तरीके का कोई चीज को हम क्या बोल सकते हैं? क्रस्ट। और इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रफ। या इसको बोल सकते हैं सिंगल वर्ड, इरेगुलरिटीज। ठीक है ना, तो ये इरेगुलरिटीज जो है एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाता है, ऐसे ऐसे फंस गया। अब फंस गया तो कैसे चलेगा? धक्का लगाइएगा तो चलेगा, उसे भी धक्का लगाइए तो चलेगा, इसका गारंटी नहीं है। आपका धक्का वाला फोर्स इसके इंटरलॉकिंग वाले फोर्स को तोड़ पाएगा, तभी ना चलेगा। ठीक है, तो ये जो इंटरलॉकिंग की वजह से फोर्सेज आ रहा है सरफेस में, वही क्या है? फ्रिक्शन। एक कारण, पुराना कंसेप्ट, पुरानी सोच। ठीक है, तो ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities, frictional forces are developed against
रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब आपको नया कंसेप्ट बताते हैं, न्यू कंसेप्ट। नोट कीजिए पहले इतना। दूसरा कंसेप्ट ये है, नया कंसेप्ट, कि ये जो सरफेस है एटम से बना है, ये भी सरफेस क्या बना है, एटम से बना है। अब एटम है तो भाई इन सब में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, ठूस ठूस के भरा पड़ा है। ठीक है, तो माना जाता है कि दो सरफेसेस का जो भी चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ कांटेक्ट, सॉरी कांटेक्ट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, और उसी के वजह से क्या डेवलप होता है, फ्रिक्शन। अब आगे चलाना है तो इनके बीच के फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा ना, तभी ना चलेगा। तो ये न्यू कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो चार्जेस of two surfaces in contact apply electromagnetic force on each other, which produces या which results as फ्रिक्शन। ये हमें फ्रिक्शन के रूप में दिखता है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया फ्रिक्शन के होने का दो वजह। ठीक है ना, आगे आपको बताता हूं, ये जो चार्जेस होते हैं ना दो सरफेसेस के बीच में जब ये लगता है तो खाली फ्रिक्शन होता है ऐसा जरूरी नहीं है, एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स लगता है। ठीक है ना, विच रिजल्ट्स एज कांटेक्ट फोर्स कर देते हैं, विच रिजल्ट्स एज कांटेक्ट फोर्स। अब ये जो कांटेक्ट फोर्स है ना, ये मैं आपको एफबीडी शुरू करने से पहले पढ़ाया था। इसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है टेंजेंशियल। ठीक है ना, तो दिस कांटेक्ट फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स। एक होता है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, नॉर्मल फोर्स जिसको बोलते थे ना, ये वही है। और दूसरा होता है टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। यही चीज आपका क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, आपको हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाते हैं। अच्छा, वेक्टोरियली इसको आप लिख सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स अगर C है, ये क्या होगा, नॉर्मल फोर्स प्लस इसको आप FR कह दीजिए। FR बोले तो समझ रहे हैं ना, फ्रिक्शनल फोर्स समझ जाइए, FR मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। इन दोनों का ये नेट सम होता है। देखिए, मान लीजिए बच्चों ये कोई सरफेस है और सरफेस पर ये ब्लॉक ऐसे कांटेक्ट में है। ठीक है, तो होता क्या है, ब्लॉक पे ये सरफेस एक कांटेक्ट फोर्स लगाता है और न्यूटन थर्ड लॉ से सरफेस पर ब्लॉक भी एक कांटेक्ट फोर्स लगा देगा। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट सेपरेट करके दिखा देते हैं। ये जो कांटेक्ट फोर्स है इसी का दो कंपोनेंट आता है, एक कंपोनेंट है आपका फ्रिक्शन और एक कंपोनेंट क्या आपका नॉर्मल। ये जो सरफेस है इस पर यही C पीछे लग जाएगा, तो एक कंपोनेंट नॉर्मल और एक कंपोनेंट फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो आप इतना
नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको आगे का कहानी बताता हूँ। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आपको बताते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये कांटेक्ट फोर्स, और ये है मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। ये बेसिकली एक पैरेललोग्राम है ना। ठीक है, तो tan लैम्डा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो tan लैम्डा आ जाएगा परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और बेस में क्या आ जाएगा, n। इसी लैम्डा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इट इज एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब आपको बताते हैं जी टाइप ऑफ फ्रिक्शन। कितना तरह का फ्रिक्शन होता है। एक होता है जी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा जो है ना वो यही है, लेकिन उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है लास्ट। ये हो जाएगा मैक्सिमम स्टैटिक, इसका एक और नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है लिमिटिंग। तो मैक्सिमम स्टैटिक कहो या लिमिटिंग कर दो, एक ही बात है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और तीसरा वो है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक प्रकार का स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है ना, ये आप अभी नहीं पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है ना, किताब में कुछ कुछ दिया रहता है, उसको देख के बेवकूफ़ ना बनिएगा। ये आपको आगे चल के पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, रोटेशन चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसमें दिमाग मत लगाइएगा। ये वाला आपको अभी पढ़ना है स्लाइडिंग। ठीक है ना, इस स्लाइडिंग के पीछे मोशन कौन छुपा होता है, ट्रांसलेशनल। और अभी आप ट्रांसलेशनल मोशन ही पढ़ रहे हैं ना, जब रोटेशनल मोशन पढ़ लीजिएगा तब जाकर समझ में आएगा डिटेल में रोलिंग फ्रिक्शन। अभी के लिए बस इतना समझिए कि कोई चीज को स्लाइड करवाना मुश्किल होता है। कोई चीज को अगर आप धक्का देके स्लाइड करवाते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, और कोई चीज को रोल करवाना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है ना, रोल करवाना क्या होता है, आसान, और ट्रांसलेट कराना थोड़ा क्या होता है, टफ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना जानिए कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी आप लोगों के लिए। छापिए इतना, फिर बताते हैं आगे का कहानी हम। चलिए आगे करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जैसे देखिए, मान लीजिए एक पार्टिकल है, रफ सरफेस है,
आप फोर्स लगा रहे हैं और ये चल नहीं रहा है, रेस्ट पे है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कोई है जो एफ फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, है कि नहीं? वो कौन हो सकता है? सोचने की बात है। अब देखिए ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देगा, ठीक है। अब क्या है कि आप ऐसा कीजिए, आप इधर से फोर्स लगा दीजिए, तो फिर भी रेस्ट पे ही है। दैट मीन्स इधर से स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगा, ठीक। मान लीजिए आप ऐसा किए, ये जो फोर्स है इसको घटा के F/2 कर दिए, तब भी ये रेस्ट पे है। या मान लीजिए आप अपना फोर्स को बढ़ा के 1.5F कर दिए, तब भी ये चीज क्या है? रेस्टे पे है। इससे क्या सीखे? यही यह स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कसम खा के बैठा है कि हम चलने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे मैग्नीट्यूड बदलना पड़े और चाहे डायरेक्शन बदलना पड़े, देख लो वही कर रहा है। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी बदलते हैं, एट द सेम टाइम यह स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स खुद को मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में इस तरीके से चेंज करता है कि बॉडी को चलने नहीं देता है, बॉडी को हमेशा रेस्ट में रखता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो कि इफ बॉडी इज नॉट मूविंग, इफ बॉडी इज not moving, then friction acting on it is a static frictional force। और इसके बारे में खास क्या है? इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स बोलते हैं। ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टेबल। इट इज सेल्फ एडजस्टेबल, ठीक है ना। क्या एडजस्ट करता है? ये एडजस्ट करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ताकि बॉडी रेस्ट में रहे, ठीक है ना। इट एडजस्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन so that body remains at रेस्ट से मेरा मतलब रिलेटिव रेस्ट है। क्या है? रिलेटिव रेस्ट। ये सारे वर्ड्स में भी ना रिलेटिव लगा हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ाया था ना, फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये सारा कुछ क्या है बच्चों? रिलेटिव रेस्ट ही है, ठीक है। अब यहां पे देखो, बता दे रहा हूं तुम्हें, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें क्या है
कि मान लो जब F/2 फोर्स लगाए नहीं चला, मान लो F फोर्स लगाए नहीं चला, 1.5F लगाए नहीं चला, लेकिन 2F लगाए तो पता चला कि चल गया, या मान लो 2F पे भी नहीं चला तो मान लो 3F पे चल गया, या मान लो 3F पे भी नहीं चला तो 4F पे चल गया, कहीं ना कहीं तो चलेगा ना भाई। ये तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जाके ऐसा होता है कि ये दम तोड़ देता है। इसका जो प्रण था ना, कसम खा के बैठा था कि हम नहीं चलने देंगे, ये हमेशा के लिए नहीं है। वो डिपेंड करता है कि बाहर वाला फोर्स कैसा है। बाहर वाला फोर्स कसम खा ले कि हम चला ही के छोड़ेंगे तो चलेगा, कभी ना कभी तो चलेगा, है कि नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का एक वैल्यू बढ़ता है, बढ़ते 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 एक जगह पे जाके मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ सकता, उसके बाद बॉडी का चलना तय है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का ही मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। जब बॉडी क्या रहे, चलने को रहे, अबाउट टू मूव या ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन, चलने को हो गया बॉडी, ठीक है ना। जैसे है ना इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो बॉर्डर पे है तो कहाँ है, ना इंडिया में है ना पाकिस्तान में है, तो वही वाला बात है ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन, कि मतलब चलने के जस्ट पहले और रुकने के जस्ट बाद, दोनों के बीच में। लिमिटिंग के जस्ट पहले आप रुके हुए हैं और लिमिटिंग के जस्ट बाद आप चल देंगे, ऐसा सीन है, ठीक है ना। तो देख लीजिए लिमिटिंग है ना इसका नाम, या इसका क्या नाम है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये क्या है, ऑब्वियसली बात है, नाम में रहस्य छुपा हुआ है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही है और दूसरा चीज नहीं है, ठीक है ना। ये कब लगता है, व्हेन बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट मूविंग, जब बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करने वाली होती है, ठीक उस समय लगता है, या इसी को आप कह सकते हैं, और ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये एफ स्टैटिक और ये क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक। एफ स्टैटिक का वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक से या तो कम होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब लिमिटिंग ले लेंगे तब। लिमिटिंग से पहले स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या रहता है, इससे कम रहता है, ठीक है ना। चलिए इतना छापिए, फिर आपको आगे का कहानी हम बताते हैं जी। चलिए अगला देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा हो, ठीक है ना, तो चल रहा होगा तो भाई उस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, काइनेटिक, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट इज काइनेटिक, ठीक है। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को धक्का देके छोड़ दिया, तो धक्का देके छोड़ दिया तो कुछ दूर चलता तो है कि नहीं चलता है, चल के फिर क्या होता है, रुक जाता है, ऐसा होता है ना। तो आपके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, है ना, इस तरफ, और ये आगे जाके रुक जाएगा, तो चल कहाँ रहा है, राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है,
तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ना वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, अगर मान लीजिए आप एक कंटिन्यूअस फोर्स लगा के रखते हैं, ठीक है, जो कि इससे क्या रहे, ज्यादा या बराबर, तो ये लगातार क्या होगा, चलते रह जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो मोशन के अपोजिट में क्या लग जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। ये सोचने की बात है। अगर आप इसको नहीं लगाते, अगर आप इसको नहीं लगाते तो आगे जाके क्या होता, रुक जाता है ना। नहीं लगाते ये क्या कर जाता, फाइनली स्टॉप कर जाता। अगर आप इसको और इसको बराबर रखेंगे तो ऐसे केस में चलेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना। तो मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एफ को एफ के से ज्यादा रखिएगा तब एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना, मूव विथ सम एक्सेलरेशन, मूव विथ सम एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर आपका फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन से कम रहेगा, ये वाला फोर्स इससे कम है, तो रिटार्डेशन वाला बात हो जाएगा, तो आगे चलकर रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मूव करेगा, मूव विथ सम एक्सेलरेशन, बट कैसा एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड अल्टीमेटली स्टॉप, है ना। एंड फाइनली क्या करेगा, स्टॉप। इस वाले में क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब इसका वेलोसिटी लगातार क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते चले जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको छाप लो, फिर बताता हूँ आगे का कहानी में। ये देख लो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, तो पहले ही बताए थे। जैसे एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाना है और एक ऑब्जेक्ट को रोल कराना है, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा रहता है।